नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना में। आज बात करेंगे 2014 चुनाव के लिए बनी टीम मोदी की। आखिरकार तमाम मंथन और लगभग 24 घंटे की देरी के बाद बीजेपी ने 20 समितियों का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही थी कि समितियों के ऐलान में देरी की वजह पार्टी के बड़े नेताओं का मोदी के नाम पर ऐतराज था। कुछ नेता मोदी को रिपोर्ट करने से कतरा रहे थे, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि चुनाव के लिए बनी तमाम कमेटियों की कमान मोदी के हाथ होगी। मुरली मनोहर जोशी घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रचार समिति के कमान सुषमा स्वराज को सौंपी गई है, तो नितिन गडकरी को विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी। पार्टी एक बूथ 10 यूथ की रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि नरेंद्र मोदी ही इस चुनाव अभियान के केंद्र में होंगे, यानी कहा जा सकता है वो होंगे बीजेपी चुनाव अभियान के बिग बॉस। The entire campaign committee and the entire committees under the campaign committee, 20 campaign committees, they will be steered under Narendra Modi's leadership. बिल्कुल, यानी जो कुछ भी हो रहा है इसके आने वाले दिनों में काफी मतलब भी निकलेंगे और क्या कुछ हो पाएगा और क्या ये समिति जो है बीजेपी को वाकई चुनाव में जीत दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। अब सारी जिम्मेदारी इन नेताओं के ऊपर होगी। एक तरीके से एक संरचना विकसित कर दी गई। लेकिन इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल भी हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में इतना विवाद क्यों आज नजर आया? क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मोदी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है अभी भी? तीसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी पार्टी में सबको एकजुट रखने में अभी भी एक तरीके से पूरी तरीके से कामयाब नहीं है? चौथा सवाल, अगर मोदी पार्टी की एकजुट नहीं रख पाएंगे तो सहयोगियों को कैसे जोड़ेंगे? और आखिरी सवाल, क्या आला नेताओं के इस रवैये से 2014 का चुनाव जीतेगी बीजेपी? ये कुछ अहम सवाल हैं जिस पर आज बातचीत करेंगे। इन तमाम सवालों के बीच हमारा एजेंडा साफ है। राजनीति व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि कार्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, आलोक मेहता, आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा दिल्ली से जुड़ेंगे, विजय त्रिवेदी जो राजस्थान पत्रिका में वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम चला, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बीजेपी की जिताऊ टीम है? बीजेपी ने वाकई ऐलान कर दिया है और नरेंद्र मोदी जिताऊ टीम के, या जो बीजेपी सोच उनकी जिताऊ टीम होगी उसके बिग बॉस हो गए हैं? देखिए, जिताऊ के बारे में तो हम नहीं कह सकते। दावा तो बीजेपी करेगी ही। निश्चित रूप से वो कहेंगे हम जीतने के लिए, कोई भी हारने के लिए नहीं खड़ा होता। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह रहे हैं चलिए हम 2019 के लिए, लेकिन ये टीम तो निश्चित रूप से 2014 में जीतने के उद्देश्य से बनी है। लेकिन जिस तरह से टीम क्या है, कार्यकर्ता और नेता सब समान है और मोदी का नेतृत्व है। इसमें अब राजनाथ जी भी उतने प्रमुख नहीं दिखाई देते। सारे पूर्व अध्यक्ष भी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो सबसे बुजुर्ग हैं, अडवाणी जी की तरह लगभग उनके आसपास, वो भी उनके तहत आ गए हैं। तो इसलिए भी ये माना जाना चाहिए कि संघ ने जो निर्देश दिया था वो बीजेपी ने सिर झुकाकर नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया है। और मोदी जी को जो कहा गया था, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को सुषमा स्वराज, जेटली जी, वेंकैया नायडू के बराबर खड़ा कर दिया। उनमें भी एक कोशिश होगी। अब ये टकराव जरूर होगा जो अभी दिखाई देता है कि यदि सुधांशु त्रिवेदी जी और सुषमा जी भी एक ही कद पर यदि खड़ी हैं तो शायद हो सकता है कि इसके बाद काम करने में रुकावटें आए। राकेश जी, क्या आपको भी ये लगता है कि ये दरअसल काम करने के लिए एक टीम है, कलेक्टिव लीडरशिप है, या एक आदमी अब वाकई में बिग बॉस है? देखिए, मैं जो कहूंगा हो सकता है बहुत लोगों के गले नहीं उतरेगा जी। संघ जो वैकल्पिक संस्कृति की राजनीति में बात करता था, वो जनसंघ में चलता था कि दायित्व कहते थे, पद नहीं कहते थे। संघ में भी है कि जो व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी होते हैं, कुछ दिन बाद वो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और अपने से कनीय व्यक्ति के अंदर काम करते हैं। राजनीति में ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल नहीं होता है, बाकी में नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संघ की जो प्रेरणा है, मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी का रिकंस्ट्रक्शन का फेज है, चुनाव लड़ने के साथ रिकंस्ट्रक्शन का फेज है, उसमें यह प्रेरणा ही है कि मुरली मनोहर जोशी भी आज एक मैनिफेस्टो कमेटी को लीड करेंगे, अरुण जेटली किसी कमेटी को लीड करेंगे, और नेता के रूप में अगर नरेंद्र मोदी को पार्टी ने माना तो वो नेता रहेंगे। कल ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति और नेता रहेगा और नरेंद्र मोदी किसी टीम को लीड करेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी स्थिति है पार्टी के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। अब मुझे लगता है जो ये टीम बनी है, वह टीम अब कांग्रेस के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। और आज कांग्रेस की पहली बार मैं देख रहा हूं कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतनी डिमोरलाइज्ड है कि पार्टी एक, जैसे कहते हैं बुलडोज करना, तो बीजेपी ने आज अपनी टीम बनाकर 2014 को बुलडोज करने की जो स्थिति बना दी है, वो अभी घबराहट की स्थिति पैदा कर दी है। अपने जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुख्य रूप से कांग्रेस है, आज उनके प्रवक्ता के मुंह में शब्द नहीं। बिल्कुल। राहुल जी,
इस बात को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि आज दिन भर लगातार अटकलें लग रही थी, लगातार प्रेस का इंतजार किया जा रहा था और बार बार खबरें आ रही थी कि अंदर मतभेद काफी है और उस मतभेद की वजह से एक राय शायद नहीं बन पा रही। और उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था, क्या ये तमाम बड़े नेता जो है वो नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे? और खबर यह भी थी कि कुछ बड़े नेताओं को इस बात को लेकर आपत्ति थी। लेकिन ये जो पूरा सवाल था, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो आज से जो तैयारी शुरू हुई है, जो टीमें बनी हैं, क्या वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ा रास्ता तैयार करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, बड़ा रास्ता बनाना है और बड़ी जीत हासिल करनी है, और जीत हासिल करनी है, जाहिर है सारी कसरत उसके लिए है जी। तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। ये अपनी ओर से सबसे अच्छी टीम बीजेपी ने देश के सामने रखी है। वो कैसे परफॉर्म करती है, जिताती है या नहीं जिताती है, ये इसमें बहुत सारे कारक काम करेंगे। अभी हम उसकी चर्चा भविष्यवाणियां नहीं कर सकते जी। जहां तक नेताओं के आपसी विरोध की और समस्याओं की बात आपने की, ये बात सही है कि एक चूंकि पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है और पीछे पहले के बहुत से वरिष्ठतम नेताओं को छोड़कर अचानक नरेंद्र मोदी प्रकट हो गए हैं और उनके आगे सब एक तरह से प्रकाशहीन नजर आ रहे हैं जी। इसके पीछे आरएसएस की ताकत और आरएसएस के आशीर्वाद और आरएसएस का कह ले डंडे के बगैर ये जो एकता हमें अभी दिख रही है भीतरी संघर्ष के बाद, वो संभव नहीं थी। जाहिर है कि आरएसएस बीजेपी के सारे नेताओं को ये मनवाने में सफल रहा है कि अगर अभी सबने अपने अपने मतभेद और अहंकार और वरिष्ठता का गुमान दबाकर एकजुट होकर काम नहीं किया तो ऐसा मौका दोबारा बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसे सबको करना पड़ेगा। बीजेपी का हर नेता जानता है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के निकले बगैर वो कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए ये आप कह लें कि एक आरएसएस के दबाव और उसके डंडे के तहत कायम हुई एकता चलेगी कुछ दिन आपसी खींचतान के बावजूद, क्योंकि जी राहुल जी, बीजेपी का जितना इतिहास है, बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी जब पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो इस तरीके से मतभेद के स्वर नहीं आते हैं, या वेंकैया नायडू बनते तब भी स्वर नहीं आते हैं, जब बंगारू लक्ष्मण को बनाया जाता तब भी स्वर नहीं आते। लेकिन आज चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनको शायद पेश किया जाएगा। ऐसे में ये मतभेदों की, अटकलों की बाजीगरी क्यों शुरू होती है? क्या इसके पीछे सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो है मीडिया के अंदर एक खास तरीके का कौतूहल है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो पार्टी के बड़े नेता स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, जो बंगारू लक्ष्मण या वेंकैया नायडू या दूसरे नेताओं के समय नहीं नजर आती है बात? देखिए, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण उनके समकक्षों को और उनके वरिष्ठ लोगों को समस्याएं होंगी, जो बहुत स्वाभाविक है। उनका जो स्वभाव है, उनका वो लोगों को साथ लेकर चलने वाले नहीं हैं, वो काफी तानाशाह किस्म के हैं, या एकाधिकार वाली उनमें एक प्रवृत्ति है अपनी बात अपनी जिद पर करने की। वो बहुत लोकतांत्रिक नहीं है उस तरह से काम करने में। तो ये दिक्कत तो बहुत स्वाभाविक है और वो होगी ही। और अचानक आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया या वेंकैया नायडू का नाम लिया, ये लोग इनमें से कोई भी कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में ना तो सामने आए थे ना देखे गए थे। उनकी वो छवि ही नहीं थी, उनका वो कद नहीं था। लेकिन अभी सबको ये लग रहा है कि हमने सारा जीवन खपाया है इस पार्टी में, इतनी सेवा की है, हम उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए, हम इतने बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, और अब जब सत्ता में आने का आसार दिख रहे हैं उसके, तब अचानक एक ये हमसे कहीं जूनियर नेता सबके ऊपर लाके बिठा दिया गया है और सबने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इसको पचाना आसान किसी के लिए भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, राजनीति में आता है, सत्ता के उसमें आता है, उसका एक अहंकार और स्वाभिमान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, ये जो दिन भर की अटकलें लगी रही, सवाल मेरा आपसे यह है कि यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी विल स्टेयर द कैंपेन। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये तमाम वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, ये नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं, आशुतोष जी, रिपोर्ट करने का शब्द जो है वो गलत है। मगर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब वो हो सकता है क्योंकि अधिकांश मीडिया ने हमेशा कांग्रेस को देखा है, परिवार को देखा है। हमारे यहाँ एक पद्धति है और उसके तहत
कोई कभी भी एक अध्यक्ष बनता है तो उसके साथ एक टीम काम करती है। वही वेंकैया नायडू जी के अध्यक्षता में राजनाथ जी उनके वो थे, जनरल सेक्रेटरी थे, मगर जब अध्यक्ष बन गए राजनाथ जी तो वेंकैया जी नीचे आ गए। तो ये सब चीजें चलती रहती है, मगर हम लोग काम करते हैं। हमें पद के जो पद होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, मगर काम इम्पोर्टेंट होता है। और आज काम बांटा गया है 2014 के एक मिशन के लिए। उसमें स्वाभाविक है एक को चेयरमैन रखना है और एक को चेयरमैन रखना है और नीचे सब काम बांटा जाएगा, मगर सब लोग मिलके करेंगे। तो रिपोर्टिंग शब्द उचित नहीं मैं मानूंगा, मगर हाँ एक साथ मिलके कलेक्टिवली, मगर उसमें एक चेहरा प्रमुख है वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। और ये हमारी पद्धति है, तो ये कार्यशैली एक इसको मानना चाहिए। इसमें कहीं विवाद देखा जा रहा है, पहले ही भी पता था कल पार्लियामेंट्री बोर्ड हुई, आज अनाउंसमेंट करना था 3 बजे या 4 बजे होना था, वो 6:30 हो गया। तो 2.5 घंटा या 2 घंटा लेट हो जाने में इतना स्पेकुलेशन तो नहीं होना चाहिए। बट सिद्धार्थ की सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब वेंकैया नायडू पार्टी के अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह उनको रिपोर्ट करते थे, और जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे तो वेंकैया नायडू जी को उनको रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज स्थिति सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, कौन किसको रिपोर्ट का, सवाल इस बात को लेकर कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद का जो सबसे बड़ा नेता कौन होगा, जिसकी कतार में आप एक जमाने में कहते गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। तो उन गैलेक्सी ऑफ लीडर्स को आने वाले जमाने में नरेंद्र मोदी के अंडर काम करना पड़ेगा, यह सच्चाई है। और इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद अगर वो आगे निकल गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। यह एक मानव स्वभाव है। उस संदर्भ मैंने सवाल पूछा, क्या रिपोर्टिंग में दिक्कत या यह शब्द अनंत कुमार क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? नहीं, रिपोर्टिंग क्यों बोला जाए? सब लोग एक बराबर हैं, एक सामान्य है। उनमें से नरेंद्र मोदी जी को कमान दी है कि आप आने वाले चुनाव में उसको आगे ले जाएंगे और सब लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इतना ही है। मगर जो आप कह रहे हैं कि राजनाथ जी या वेंकैया जी का उदाहरण जो दे रहे हैं, रिपोर्टिंग एक अध्यक्ष के साथ होती है। अध्यक्ष आज राजनाथ जी हैं, मोदी जी नहीं है। आज जितने भी हम कार्यकर्ता हैं किसी भी पद पे होंगे, हम लोग रिपोर्ट और वो अध्यक्ष करेंगे, एक व्यक्ति को नहीं करने जा रहे हैं। वो हमारे लिए एक पद है जो कि हमारे संविधान में सबसे उच्चतम है। हम उनके पास जाते हैं क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। कल को राजनाथ जी अध्यक्ष ना रहे, कोई और बन जाएगा तो राजनाथ जी भी उनको रिपोर्ट करेंगे। मतलब अध्यक्ष हमारे संवैधानिक जो हमारी प्रणाली है उसके तहत वो सबसे उच्चतम स्थान है हमारा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अब हम आपको सीधे ले चलेंगे आनंद प्रकाश पांडे के बाद, जो हमारे संवाददाता है जो लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। आनंद, क्या जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि जो आज दिन भर हुआ, ये जो अटकलों का दौर चला, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2.5 घंटे देर से हुई, इसके पीछे का कारण क्या था? बिल्कुल जाहिर तौर पर जो हम लोग पहले से भी कहते रहे कि आप जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको कुछ दिक्कतें थी इस कमेटी को लेकर। उनको यही लग रहा था कि हम नरेंद्र मोदी के अंडर काम करने को तैयार हो गए, जिसका सीधा सा मतलब जाएगा कि नरेंद्र मोदी हमारे अगुवा हो गए और हम कतार में पीछे हो गए। बीजेपी के नेता लाख मना कर, लेकिन वजह यही थी कि यही वजह कि 24 घंटे पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में कल ही यह फैसला हो गया था कि हाँ सब कमेटीज बनेंगी और उसको तमाम नेता हेड करेंगे। कल की बैठक में भी कुछ नेताओं ने आपत्तियां जताई थी, लेकिन ये जरूर है कि संघ का डंडा था और यही वजह कि आखिर जो फाइनल जो हम लोग को लिस्ट मिली लेट में, उसमें जाहिर तौर पर सिर्फ राजनाथ सिंह अध्यक्ष पार्टी के वो मार्गदर्शन करेंगे, लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी बड़े नेता हैं वो सब नेता इस कैंपेन कमेटी के अंदर आएंगे और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात, जो लीडरशिप की बात चल रही थी पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व होती हुई दिख रही है और जो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही पार्टी आगे बढ़ रही है। और पार्टी के कुछ बड़े नेता जो थे, इनका नाम लेना यहाँ ठीक नहीं रहेगा, उनको यही आपत्ति थी कि जो नरेंद्र मोदी कभी हमारे अंडर थे या फिर जिनके हम साथ काम करते थे, उनको हम अपने से ऊपर कैसे माले, उनकी अगुवाई में हम कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल आनंद, आपके कहने का मतलब है कि बड़े नेताओं को इस बारे में लेकर दिक्कत थी। हालांकि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विजय त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, क्या यह टीथिंग प्रॉब्लम है? क्या नरेंद्र मोदी ने आज एक और बाधा पार कर ली है? क्या यह टीथिंग प्रॉब्लम है या आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है? क्योंकि यही वरिष्ठ नेता है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने आप को आज भी मानते हैं और कल भी माना करते थे। जी आशुतोष, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूं जो यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होता है उस तरह से 3 इम्तिहान पास करने हैं। ये पहला सेमेस्टर इम्तिहान मैं मानता हूं जिसमें उन्होंने ये कमेटियां बनाई हैं और उसको पास करने की कोशिश की है। फिर दूसरा इम्तिहान उन्हें एनडीए में एक्सेप्टेबिलिटी का पास करना है और फिर तीसरा जनता के दरबार में पास करना है। बीजेपी जो है और आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो है उसमें आइलैंड
ऑफ इंटेलेक्ट्स जो है वहां पर है कि वहां पर अलग अलग जो इंटेलेक्ट्स हैं, अलग अलग जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। और जो सिद्धार्थ नाथ जी जिस बात पर अटक रहे हैं वो है रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब ही यह है कि वहां पर जो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट नहीं करना चाहते। जो वो एक कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो जाहिर है जो जो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन सबको नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करना होगा। इसको दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो मान लीजिए सुषमा स्वराज के जो लीडरशिप में जो कमेटी बनी है तो उसमें जो मेंबर होंगे क्या वो सुषमा स्वराज को रिपोर्ट नहीं करेंगे? तो यदि वो सुषमा स्वराज को रिपोर्ट करेंगे तो जाहिर है कि सुषमा स्वराज जी को भी नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करना होगा। तो लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी जो बननी है नरेंद्र मोदी की वो अभी भी बीजेपी के बड़े नेताओं में नहीं बन रही है। फिर दूसरे लेवल पर जो उनको चैलेंज जो स्वीकार करना है या पार करना है वो है एनडीए का। जैसे आज उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो दिल्ली में थे और उन्होंने राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एनडीए में कई भरोसेमंद उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब है कि जो अभी तो वैसे ही एनडीए नाम की कोई चीज नहीं बची, केवल शिवसेना और अकाली दल है और तो उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बने। तो ये जब तक एक्सेप्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी के साथ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जाहिर है एक बात साफ है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो और संघ में जो नेता हैं उन दोनों ने नरेंद्र मोदी को नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बड़े नेताओं को थोड़ी सी तकलीफ। आलोक जी ये जो संघ ये जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी कि भाई एक सेमेस्टर आप पास कर रहे हैं फिर दूसरा सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर है, क्या ये आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा करने वाला है या आज का दिन वो निर्णायक दिन है जिस दिन ये तय हो गया कि अब आप लोगों को नरेंद्र मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ नेता मानना पड़ेगा और उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, आपको पसंद हो ना पसंद हो? जी मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आज क्लियर कर दिया गया है कि आपको नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम करना है। और सिद्धार्थ जी अभी जो कह रहे थे आप याद करें वो तो बीजेपी के और राकेश जी भी शायद जानते हो कि प्रमोद महाजन जी के नेतृत्व में अभियान समिति बनी थी जी। मुझे नहीं याद पड़ता कि उस समय सब लोकसभा बने, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी भी उनके अंडर में काम कर रहे होंगे। इसलिए अध्यक्ष हो तो राजनाथ जी हैं, लेकिन पूरा जो मैसेज है इसमें राजनाथ जी केवल अध्यक्ष, जैसे कहते हैं प्रेसिडेंट जिनके पास कुछ पावर ना हो, और हम जो कहते हैं सारा सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, तो प्रधानमंत्री घोषित किए बिना, और वो बीजेपी को सूट करता है, आरएसएस को सूट करता है, आप और हम भी कहते हैं वो लोकप्रिय यदि नेता हैं तो उस पर हमें आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन निश्चित रूप से ये माना जाए कि क्या वो लोग उस तरह से जो उनको काम दिया गया है वो उसी काम तक के लिए सीमित हैं? उनका काम प्रचार करना या उनका काम इस कमेटी में यातायात ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना ही यदि उनके जिम्मे रहेगा और वो उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी को करेंगे? क्या प्रमोद महाजन जी भी वैसे उस समय बड़े नेता थे, लेकिन उनको उनके नेतृत्व में इस तरह से दोनों सदनों के नेता भी उनके कदमों में नहीं थे। बिल्कुल। राकेश जी, पिछले दिनों अरुण जेटली जी ने एक लेख लिखा और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुझे लगता है 2009 में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी थे, वो कानून मंत्री भी थे, उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले दिनों में व्यक्तित्व आधारित होगा, व्यक्ति आधारित चुनाव होगा। संघ की जो मूल विचारधारा है वो व्यक्ति आधारित नहीं, वो विचारधारा आधारित है। क्या संघ और बीजेपी एक बड़ा कदम उठा रही जहां एक अपनी विचारधारा आधारित राजनीति या समाज सेवा को छोड़कर व्यक्ति आधारित राजनीति समाज सेवा की तरफ बढ़ रही? देखिए, पहले तो मैं टिप्पणी इस बात पर करूंगा कि एक बड़ा सवाल उठता था बीजेपी के बारे में कि सामूहिक नेतृत्व इसमें नहीं हो सकता है। अब एक सवाल पूछा जाए लोगों से जो बीजेपी के आलोचक हैं या शुभचिंतक दोनों हैं कि सामूहिक नेतृत्व कैसे हो, वो फार्मूला बता दें। जब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और राजनाथ सिंह की दोनों की अध्यक्षता में, दोनों के संयुक्त नेतृत्व में पूरे लोग, सभी लोग, बड़े से लेकर छोटे लोग काम कर रहे हैं। और जब महाभारत काल में जो यज्ञ होता था तो जो सबसे छोटा काम होता था सबसे प्रमुख व्यक्ति करता था। ये तो भारतीय परंपरा रही है और इसी परंपरा से उपजी हुई भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग इस परंपरा के बाहर उपजे हैं वो वेबर का जो फार्मूला है पश्चिम का, आपके मुताबिक सामूहिक नेतृत्व अभी भी इंटैक्ट। दूसरा जो अरुण जेटली जी ने कहा, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में नरेंद्र मोदी अचानक नहीं उभरे हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ग्रेजुअली भारतीय राजनीतिक पटल पर उभरते आए हैं, विरोध में और समर्थन दोनों आधार पर। और नरेंद्र मोदी पर जितना गहन मंथन हुआ उतना किसी व्यक्ति पर नहीं हुआ। और इस गहन मंथन के परिणामस्वरूप नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पटल पर है और वो राजनीति में, भारतीय राजनीति में विचारधारा के प्रतिबिंब बन गए हैं। इसे विचारधारा मूर्त है और व्यक्ति उसको मूर्त रूप में व्यक्त करता है। यानी अरुण जेटली जो बात कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि व्यक्ति आधारित? देखिए, देश की जनता मनमोहन सिंह के बाद यह निश्चित कर चुकी है प्रधानमंत्री कौन होगा। आपने मेरे सवाल जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये किया कि क्या बीजेपी की विचारधारा या संघ की विचारधारा जो विचारधारा आधारित है
जो व्यक्ति आधारित नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण, अनुशासन महत्वपूर्ण है, क्या उसको छोड़कर एक नई दिशा में जाने की कोशिश, विचारधारा, नया छलांग विचारधारा संघ पैराडाइम शिफ्ट हुआ? नहीं, एकदम नहीं शिफ्ट हुआ। विचारधारा हमेशा महत्वपूर्ण रहा और रहेगा, लेकिन जब दीनदयाल जी आए, अटल जी आए, अडवाणी जी आए, तो व्यक्ति तो उभर कर आएगा ही। बिना व्यक्ति को सामने रखकर आप चुनाव में नहीं जा सकते। ये चुनाव एक व्यवहारिक चीज है, विचारधारा का अपना महत्व है, व्यक्ति का अपना महत्व है। बुनियादी बदलाव नहीं आ रहा, कोई बुनियादी बदलाव नहीं है। राहुल जी, क्या आप राकेश जी की इस बात से सहमत है? क्योंकि आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज द बिग बॉस। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है अगले चुनाव तक, कम से कम। अगले चुनाव में काम कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस कैसी होती है, इसलिए उसके बाद क्या होगा, नरेंद्र मोदी की रहेगी कि नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन अब से लेकर अगले चुनाव तक ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी होगी, उसी रूप में काम करेगी। अब से खींचतान जरूर रहेगी, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस का दबाव ये सुनिश्चित करेगा कि ये जो आपसी खींचतान है, मतभेद हैं, मनभेद हैं, ये सीमा से बाहर और काबू से बाहर न जाएं। तो हम ये मान सकते हैं कि बिना घोषणा किए नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपने सर्व प्रमुख नेता के रूप में और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया है, लगभग औपचारिक रूप से आज। जी। तो ये इसमें अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं अरुण जेटली की इस बात से सहमत हूं कि अब जो भी वो राजनीति की बात हो रही है, आरएसएस की तरह की संस्कृति और समाज में काम करने वाले संगठन की नहीं, राजनीति व्यक्ति आधारित पहले भी रही है, अब और ज्यादा होती जा रही है। और इस टीवी और मीडिया के युग में व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विचार। कई बार विचार कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्यक्ति का महत्व बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है। और उसी आप इसी परिघटना के एक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी कल्ट के रूप में जो नरेंद्र मोदी कल्ट देश में के सामने आया दिख रहा है, वो बताता है कि आज के इस आधुनिक युग में राजनीति में व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिद्धार्थ नाथ सिंह, यानी जो कुछ भी आगे की रणनीति बनेगी वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर रणनीति बनेगी और उसके इर्द गिर्द आपको अपनी तमाम टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी का निर्माण करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, पहले मैं स्पष्टीकरण दे दूं सर, मैं दे रहा हूं आपका जवाब दे रहा हूं, डायरेक्ट दे रहा हूं। आलोक जी ने कहा था वेंकैया जी जब अध्यक्ष थे तो उसके नीचे प्रमोद महाजन जी जब बने थे, चुनाव अभियान समिति के उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उसके नीचे कोई और नहीं आया था। शायद उनको याद नहीं होगा, हमने जोन्स बनाए थे, वेंकैया नायडू जी ने बनाए थे, 4 जोन बनाए थे। उसके अंदर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को भी अलग अलग जोन दिया था और मुझे अच्छी तरह याद है उसी जोन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब गया था अरुण जेटली जी के पास। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं वो गलत है, मगर जब भी गलत मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। और दूसरी चीज सुषमा स्वराज जी तब विपक्ष की नेता नहीं थी। आलोक जी हर व्यक्ति मुख्यमंत्री, उस तरह मैं भी कहूं कि प्रमोद महाजन जी किसी मुख्यमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी 3 दफे मुख्यमंत्री बन गए, अरुण जेटली उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, सुषमा जी एक मंत्री रही थी, मगर वो आप लीडर हो। तो हर व्यक्ति का कद बढ़ता है, समय समय पे जब कद बढ़ रहा है तो मगर साथ रहने की एक प्रक्रिया है, वो हमारे यहाँ स्थापित है। मगर हो सकता है लोगों को लगता है, वो स्वाभाविक चीज है, उसमें मैं ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन केंद्रित एक व्यक्ति के ऊपर बैठकर पूरी रणनीति बनेगी, ये मेरे ख्याल से गलत शब्दों का इस्तेमाल होएगा। आशुतोष जी, एक विचारधारा से हम लोग बंधे हैं, उस विचारधारा के तहत आज एक व्यक्ति का चेहरा जरूर चाहिए, वो अटल जी को भी हम लोग ने दिया था। आज देश की जनता चाहती है कि मोदी जी का चेहरा रहे, पार्टी ने उसको आगे किया है, मगर विचारधारा केंद्रित हमारा किस प्रकार से सुशासन रहेगा, हम किस प्रकार से आगे जाएंगे, वो रहेगा केंद्रित, वो रहेगा, मगर एक व्यक्ति उसको प्रमुखता से आगे रखेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ। विजय त्रिवेदी जी, क्या नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के सामने उनकी जो कल्ट है, जो पर्सनालिटी है, उसके सामने क्या जो कार्यक्रम आधारित राजनीति होती है वो बौनी हो जाएगी या वो उसको साथ लेके चल पाएंगे? देखिए, यदि मैं हाँ में जवाब दूंगा तो नरेंद्र मोदी का आभा मंडल और बढ़ेगा, पहली बात।
और नरेंद्र मोदी का आभा मंडल बढ़े ना बढ़े इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिसकी चर्चा अभी सब लोगों ने की है, उसमें कार्यक्रम आधारित जो राजनीति है वो कम होती जाएगी। ये पिछले हमने गुजरात के चुनावों में भी देखा है कि उन्होंने कार्यक्रम आधारित ही नहीं, पार्टी आधारित राजनीति को भी खत्म कर दिया है गुजरात में। लेकिन जो चुनाव होते हैं वो हमेशा व्यक्ति आधारित चुनाव ही होते हैं। जब पार्टियां चुनावों में जाती हैं तो व्यक्ति आधारित ही जाती है, और इसीलिए हम बार बार ये बहस करते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन है। आप पहले के चुनाव देखें तो बीजेपी ने कहा आपकी बारी अटल बिहारी, इंदिरा गांधी एक जमाने में रही, 1989 में वीपी सिंह उसके वो बने हैं, जब चुनाव लड़ा गया 1989 का तो वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो व्यक्ति आधारित तो रहेगा ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उनका आभा मंडल, उनका जो कद है वो इतना बड़ा है कि पार्टी की जो विचारधारा है वो उसका पैकेज है, वो उनका पूरा एक चरित्र बताती है पार्टी का। लेकिन बीजेपी की जो कार्यक्रम है वो कम होता जाएगा, और ये जो जितनी कमेटियां भी बनाई गई हैं ये सबको सेटिस्फाइड करने के लिए भले ही बनाई गई हो, लेकिन जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पे नरेंद्र मोदी की छाप रहेगी। इसमें किसी तरह का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना ही है, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने नरेंद्र मोदी को लीडर बनाया है तो उनकी विचारधारा ही, उनका जो रिजल्ट है वो रहे। बस मेरी इच्छा यह है कि मुझे याद आ रहा है कि 3 विधानसभा चुनाव पहले सुषमा स्वराज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो सुषमा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था चुनाव हारने के बाद कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो बस मैं ये चाहता हूं, मेरी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ ये हैं कि 2014 के चुनाव में उन्हें ये बयान ना देना पड़े। राकेश, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, एक वाइब्रेंट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। उसी का परिणाम है कि वेंकैया नायडू और 2 विपक्ष के नेता और राजनाथ सिंह जी इस और नरेंद्र मोदी के बारे में 10 साल पहले किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि भारतीय राजनीति में शिखर पर पहुंचेंगे, और नितिन गडकरी के बारे में किसने 4 साल पहले नहीं प्रेडिक्ट किया था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। एक वाइब्रेंट पार्टी में जो स्थिति बनती है वो बननी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों की बहस करते हुए इसके इर्द गिर्द जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां, उसकी तुलना में पार्टी का मूल्यांकन होना चाहिए। पार्टी का मूल्यांकन होना चाहिए। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर मुझे ध्यान पड़ता है कि जब आज से कुछ साल पहले जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री